मैं डॉक्टर रणजीत कुमार सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, असिस्टेंट प्रोफेसर, श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट कलान के द्वारा आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। इस कोविड-19 के बाद हमारी संस्था के द्वारा जो ऑनलाइन क्लास की व्यवस्था की गई है, उसका आप जितना अधिक से अधिक हो सके लाभ उठाएं। मैं उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं आपको आज पॉलिटिकल साइंस, राजनीति, विज्ञान, बीए सेकेंड ईयर का दूसरा पेपर द्वितीय, जिसका नाम है तुलनात्मक शासन, आप इस पेपर के नाम से ही आपको यह पता चल जाता होगा कि तुलनात्मक शासन, इसमें तुलना करना है। हमको इस पेपर के अंतर्गत विश्व के 4 संविधानों का अध्ययन करना है। ब्रिटेन, अमेरिका, स्विट्जरलैंड और फ्रांस। इसके अध्ययन का मुख्य जो आधार है हमारा, उसका मुख्य आधार यह है कि इन 4 देशों में, किसमें? ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, और फ्रांस। इन देशों के संविधानों का हमें अध्ययन करना है। इन व्यवस्थाओं में अलग अलग तरह के संविधान की व्यवस्थाएं संचालित की जाती है, क्योंकि किसी भी देश की जो शासन व्यवस्था है वो उसके कार्यपालिका पर आधारित होती है कि उस देश की व्यवस्था किस तरह की है। ब्रिटेन विश्व का सबसे पहला संसदीय शासन व्यवस्था संचालित करने वाला देश माना जाता है। यहाँ संसदीय शासन व्यवस्था है। इसी तरह हमारे यहाँ भारत में भी ब्रिटेन से ही संसदीय शासन व्यवस्था ली गई है। आपको हमने फर्स्ट ईयर में यह बताया भी होगा कि शासन व्यवस्था 2 तरह की होती है मुख्य रूप से, एक संसदीय शासन व्यवस्था और दूसरा अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था। संयुक्त राज्य अमेरिका अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाला देश है। यहाँ सबसे पहले विश्व में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था स्थापित की गई। तीसरा है स्विट्जरलैंड। सामान्यतः विश्व में यही माना जाता था कि एक निश्चित नेतृत्व के अंतर्गत ही कार्यपालिका सफलतापूर्वक कार्य कर सकती है। उस व्यवस्था में देखें तो संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत या अध्यक्षात्मक व्यवस्था के अंतर्गत यह व्यवस्था देखी। लेकिन स्विट्जरलैंड विश्व का ऐसा देश है जो कि शक्तियां किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि एक समूह में समाहित किया गया है, और इसीलिए यहाँ की कार्यपालिका को हम बहुल कार्यपालिका कहते हैं। चौथा हमारा जो संविधान है वो फ्रांस का संविधान है।
फ्रांस के संविधान के संबंध में देखें तो इसमें काफी कुछ व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता रहा। आपने विश्व की मुख्य रूप से यदि देखेंगे तो 4 क्रांतियों का हम अध्ययन करते हैं, जानते हैं। एक गौरवपूर्ण क्रांति जो ब्रिटेन में हुआ 1688 में, इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका की क्रांति 1773 में, फ्रांस की क्रांति 1789 में और रूस की क्रांति 1917। तो फ्रांस की जहां तक व्यवस्था का प्रश्न है, यहां 1789 के क्रांति के पूर्व निरंकुश राजतंत्र संचालित होता था। क्रांति के बाद व्यवस्था में परिवर्तन हुआ। वहां हर 3 साल 4 साल के बाद संवैधानिक व्यवस्था में परिवर्तन होता था। यह लगभग प्रक्रिया यदि हम देखें तो 1870-75 तक चलती है। 1870-75 में वहां तृतीय गणतंत्र लागू किया गया, जो लगभग 70 सालों तक संचालित हुई और वह 1940 तक संचालित होता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस जर्मनी से पराजित होता है और तृतीय गणतंत्र का अंत होता है। उसके बाद चतुर्थ गणतंत्र की व्यवस्था संचालित होती है, जो लगभग 12 सालों तक चलता है। लेकिन उस 12 सालों में 25 मंत्रिमंडल का निर्माण होता है। तो इन सारी व्यवस्थाओं के कारण अंतोगतवा 1958 में फ्रांस में पंचम गणतंत्र की स्थापना होती है और उस पंचम गणतंत्र के व्यवस्था के अंतर्गत हम देखें तो एक नई तरह की व्यवस्था वहां भी स्थापित की गई, जिसमें ब्रिटेन में चलने वाली संसदीय शासन व्यवस्था और संयुक्त राज्य अमेरिका में चलने वाली अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों का मिश्रण था। क्योंकि वहां के जो पंचम गणतंत्र के संविधान निर्माता थे जनरल डिगाल, वह यह मानते थे, उनका यह मानना था कि यदि हम अध्यक्षात्मक व्यवस्था लागू करते हैं तो हो सकता है कि राष्ट्रपति ज्यादा शक्तिशाली होगा और कभी न कभी उसके द्वारा उस व्यवस्था को, गणतंत्रीय व्यवस्था को समाप्त करके निरंकुश राजतंत्र स्थापित कर, उससे भयभीत थे। उससे पूर्व तृतीय और चतुर्थ गणतंत्र के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था संचालित की गई थी, जो पूर्ण रूप से असफल रही। तो एक तरफ उनके सामने जिम्मेदारी थी अस्थायी सरकार की और दूसरी तरफ जिम्मेदारी थी निरंकुश शासन से देश को बचाने की। इसलिए उनके द्वारा एक नई तरह की व्यवस्था अपने यहाँ लागू किया गया और उस व्यवस्था के अंतर्गत संसदीय शासन व्यवस्था और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था दोनों के मिश्रण को समाहित किया। राष्ट्रपति अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उस पर प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का नियंत्रण होता है। यद्यपि राष्ट्रपति भारत में भी, लेकिन भारत के राष्ट्रपति की तुलना में यहाँ के राष्ट्रपति, फ्रांस के राष्ट्रपति की शक्ति बहुत ज्यादा है, लेकिन वह निरंकुश न हो सके, इसलिए भारत की तरफ प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की गई है ताकि उस पर समय समय पर नियंत्रण कर सके। अब इस पेपर के अंतर्गत हमने आपको बताया कि 4 संविधानों का हमें अध्ययन करना है। उन 4 संविधानों के अंतर्गत मुख्य रूप से कई चीज़ों का अध्ययन करेंगे। तो इकाई के आधार पर हमारे संपूर्ण सिलेबस को 4 इकाइयों में विभाजित किया गया है। प्रथम इकाई के अंतर्गत हमें ब्रिटेन का अध्ययन करना है। ब्रिटेन के अंतर्गत पहला जो चैप्टर है वो है
सामान्य विशेषताएं तथा अभिसमय संवैधानिक अभिसमय। दूसरा है ब्रिटेन की कार्यपालिका। उसके अंतर्गत हम सम्राट, मंत्रिपरिषद, तथा प्रधानमंत्री तीसरा जो हमको अध्ययन करना है ब्रिटिश संसद। हमने आपको बताया कि ब्रिटेन से ही हमारे यहाँ संसदीय व्यवस्था स्थापित की गई है, इसलिए ब्रिटेन की शासन व्यवस्था और भारत की शासन व्यवस्था बहुत कुछ आपस में मिलती रहती है। तो ब्रिटिश संसद के अंतर्गत भी 2 सदन हैं। जिस तरह हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा है, उसी तरह वहाँ लोक सदन जिसको कामन सभा भी कहते हैं, और दूसरा है लॉर्ड सभा। इसको वहाँ उच्च सदन कहते हैं, इसको निम्न सदन कहते हैं। यह लोकप्रिय सदन होता है क्योंकि इसके सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा किया जाता है। नंबर 4 इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है ब्रिटिश न्यायपालिका। थोड़ा सा हम आपको ब्रिटिश न्यायपालिका के संबंध में बताना चाहते हैं कि ब्रिटेन में यदि हम देखें तो 2005 से पूर्व पृथक न्यायालय की व्यवस्था नहीं की गई थी, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था नहीं थी। वहाँ लॉर्ड सभा ही सर्वोच्च न्यायालय के रूप में कार्य करती थी। तो यह समय समय पर आरोप लगा कि वहाँ जो न्यायालय है वो निष्पक्ष रूप से कार्य नहीं करेगी, क्योंकि एक सदस्य होता था जिसको हम लॉर्ड चांसलर कहते हैं। वह व्यक्ति संसद का भी सदस्य होता था, लॉर्ड सभा का अध्यक्ष भी होता था। कार्यपालिका में वह कानून मंत्री की भी कार्य करता था, और न्यायपालिका में सबसे सर्वोच्च स्तर पर न्यायपालिका का वो अध्यक्ष भी होता था। तो उस रूप में यदि हम देखें तो वहाँ आरोप लगता रहा, जिसके बाद 2005 में वहाँ स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। और नंबर 5 है ब्रिटिश राजनीतिक दल। आज या पहले से भी हम देखें तो ब्रिटेन को द्विदलीय प्रणाली वाला देश कहा जाता है। उस रूप में ब्रिटेन में आज मुख्य रूप से जो 2 राजनीतिक दल हैं वो अनुदार दल और मजदूर दल हैं। इसके अतिरिक्त भी राजनीतिक दल हैं, लेकिन सत्ता हमेशा इन्हीं 2 में से किसी एक राजनीतिक दल के पास रहती है।
द्वितीय इकाई के अंतर्गत जिस संविधान का हमें अध्ययन करना है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। उसके अंतर्गत भी जिस तरह से हमने उसमें अध्ययन किया ब्रिटेन के अंतर्गत, उसी तरह से कुछ चैप्टर के अंतर्गत उसके भी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। उसमें यदि देखें तो नंबर 6 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि तथा उसकी विशेषता। 7 अमेरिकी कार्यपालिका जिसमें राष्ट्रपति, क्योंकि जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था वाला देश होता है वहाँ दोहरी कार्यपालिका नहीं होती। हमने आपको फर्स्ट ईयर बताया होगा कि जहाँ संसदीय शासन व्यवस्था होती है भारत, ब्रिटेन आदि देशों में, वहाँ दोहरी कार्यपालिका होती है, एक संवैधानिक प्रधान और एक वास्तविक प्रधान। तो भारत में संवैधानिक प्रधान के रूप में राष्ट्रपति कार्य करता है और वास्तविक प्रधान के रूप में मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री। लेकिन अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में चाहे वो संवैधानिक प्रधान कहिए या वास्तविक प्रधान कहिए, वो एक ही कार्य करता है और वो होता है राष्ट्रपति। अमेरिकी व्यवस्थापिका, तो जिस तरह से भारतीय व्यवस्थापिका के रूप में हमारे यहाँ संसद कार्य करती है, उसका नाम संसद है, उसी तरह से अमेरिकी व्यवस्थापिका के रूप में जो व्यवस्था कार्य करती है उस संस्था को हम कांग्रेस कहते हैं। और उस कांग्रेस के 2 सदन होते हैं और वो 2 सदन हैं प्रतिनिधि सभा और सीनेट। ये अमेरिकी कांग्रेस के 2 सदन हैं। सबसे बड़ी जो बात है अमेरिका के संबंध में, हमारे यहाँ या अन्य जैसे ब्रिटेन में देखेंगे तो राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं। भारत में राज्यसभा के सदस्य जनता द्वारा नहीं चुने जाते हैं, लेकिन ब्रिटेन में प्रतिनिधि सभा के सदस्य भी और सीनेट के सदस्य भी जनता के द्वारा चुने जाते हैं। इसीलिए अमेरिकी सीनेट को विश्व का सबसे शक्तिशाली द्वितीय सदन कहा जाता है। इसके बाद अमेरिकी न्यायपालिका, अमेरिकी न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई।
और 10वां जो है वो है अमेरिकी राजनीतिक दल। जिस तरह से हमने अभी आपको बताया कि ब्रिटेन में द्विदलीय प्रणाली है, उसी तरह से अमेरिका में भी द्विदलीय प्रणाली कार्य करती है। आज आप देखेंगे तो मुख्य रूप से वहाँ 2 ही राजनीतिक दल हैं, एक रिपब्लिकन पार्टी और दूसरा डेमोक्रेटिक पार्टी। आज वर्तमान में अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, वह रिपब्लिकन पार्टी के हैं, और इससे पूर्व जो वहाँ राष्ट्रपति थे बराक हुसैन ओबामा, वो डेमोक्रेटिक पार्टी के राष्ट्रपति थे। तो वहाँ समय समय पर हर 8 साल पर 10, क्योंकि वहाँ राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष होता है। सीनेट में प्रतिनिधि सभा का कार्यकाल 2 साल होता है, कांग्रेस के प्रतिनिधि सभा का कार्य 2 साल, और सीनेट का जो कार्यकाल होता है 6 साल होता है। तो उस रूप में इनके चुनाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ना पहले भंग किया जा सकता है ना बाद में, चाहे देश में जो परिस्थिति होती हो, लेकिन वहाँ चुनाव हमेशा समय पर होता है। अभी इन सारे देख रहे हैं आपकी कोरोना वायरस के कारण बहुत जगह चुनाव स्थगित हो जा रहे हैं, लेकिन अमेरिका में जो नवंबर में राष्ट्रपति का चुनाव होना है वह अस्थायी अपने समय पर होगा, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसके बाद तृतीय इकाई के अंतर्गत हमको जो अध्ययन करना है वो है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, उसमें हमें जो अगला चैप्टर हम है संविधान का विकास एवं उसकी विशेषताएं। ठीक, इसके बाद स्विट्जरलैंड में जो पहला संविधान बना था वो बना था 1848 ईस्वी में। वह भी जिस तरह से हमने आपको बताया कि फ्रांस की व्यवस्था में विभिन्न तरह के परिवर्तन होते रहे, उससे पूर्व भी बहुत सारी यहाँ भी परिवर्तन होता रहा, जो हम आपको जब स्विट्जरलैंड के संविधान बताएंगे तो उस समय व्यापक रूप से आपको उल्लेख करेंगे। तो उसके अंतर्गत जो संघीय कार्यपालिका के रूप में कार्य करती थी उस समय उसको संघीय परिषद कहा जाता था। लेकिन हम देखते हैं कि स्विट्जरलैंड में फिर एक बार नया संविधान बनता है 1998 में, जो अप्रैल 1999 में जिसको लागू किया जाता है। उसके अंतर्गत उस संघीय व्यवस्था वही थी संपूर्ण, लेकिन नाम परिवर्तित कर दिया जाता है। जहां संघीय परिषद उसका नाम था उसको संघीय सरकार कर दिया जाता है। संघीय सरकार कर दिया गया।
उसके गठन, उसकी प्रक्रिया, अधिकार, शक्ति सब उसी तरह से थी, लेकिन नाम परिवर्तित कर दिया गया। इसके बाद स्विट्जरलैंड व्यवस्थापिका, अब ये भी हम देखते हैं कि हमने आपको बताया कि वहाँ एक संविधान 1848 में बना था, दूसरा संविधान 1998 में बना। 1848 के संविधान में इस यहाँ के व्यवस्थापिका को संघीय सभा कहा जाता था, लेकिन उसके बाद उसके नाम को परिवर्तित करके 1998 के संविधान में उसको संघीय संसद कर दिया जाता है। और इस संघीय संसद के भी 2 अंग हैं। जब संघीय सभा थी उस समय राष्ट्रीय परिषद और राज्य परिषद उनका नाम था, लेकिन जब संघीय संसद बना 1998 के संविधान में, तो उसका नाम परिवर्तित करके प्रतिनिधि सभा और सीनेट कर दिया गया। स्विट्जरलैंड के न्यायपालिका में संघीय न्यायालय, जैसे हमारे यहाँ सर्वोच्च न्यायालय है, उसी तरह से न्यायिक व्यवस्था के सर्वोच्च स्तर पर संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई। एक चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं, जैसे अमेरिका और स्विट्जरलैंड ये पूर्ण रूप से संघात्मक देश है, ब्रिटेन एकात्मक देश है, फ्रांस एकात्मक देश है। तो जो भी संघात्मक देश है, हमारी संघीय व्यवस्था से उनकी अलग है, क्योंकि उनके राज्यों का, यहाँ राज्यों को क्या कहा जाता है, यहाँ कैंटन कहा जाता है स्विट्जरलैंड में। तो स्विट्जरलैंड में कैंटनों का अपना अलग संविधान होता है। हमारे जैसा एक संविधान नहीं है कि एक संविधान है उसमें राज्य की भी उल्लेख है और केंद्र का भी उल्लेख है, नहीं, वहाँ राज्य का अपना अलग संविधान है और संघ का अलग संविधान है। तो राज्य की व्यवस्था राज्य के संविधान के आधार पर चलती है और संपूर्ण व्यवस्था और जो संपूर्ण देश की है वह संघीय संविधान के आधार पर चलता है। तो उसी तरह से यहाँ संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है। एक चीज प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें जनमत संग्रह और उपक्रम उसको प्रस्तावाधिकार भी कहते हैं। स्विट्जरलैंड विश्व का पहला ऐसा देश है जिसको प्रजातंत्र का घर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि एक वहाँ जो भी कानून बनता है, कानून बनने के बाद उस पर जनमत संग्रह कराया जाता है और जनता यदि उस प्रस्ताव को पारित करती है तब वह लागू होता है। और उपक्रम हमारे यहाँ या विश्व के अन्य किसी भी देश में जनता को संविधान के संशोधन में किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त नहीं है। स्विट्जरलैंड एकमात्र ऐसा देश है जहाँ के यदि 50,000 मतदाता हस्ताक्षर करके यह कहें कि संविधान के इस भाग में संशोधन करना है, तो संविधान संशोधन प्रस्ताव लाना होगा और संविधान संशोधन की प्रक्रिया संचालित करनी होगी। तो इस तरह से स्विट्जरलैंड को
प्रत्यक्ष लोकतंत्र का घर कहा जाता है, क्योंकि आज की व्यवस्था में हम प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र मानते हैं, क्योंकि बड़े बड़े जनसंख्या वाले देशों में प्रत्यक्ष लोकतंत्र जिस रूप में स्विट्जरलैंड के कुछ भागों में पाया जाता है वो संभव नहीं है। तो प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को ही हम प्रत्यक्ष प्रजातंत्र मानते हैं और स्विट्जरलैंड में भी ये है, लेकिन ये सारी व्यवस्था विश्व के अन्य किसी भी देश में नहीं पाई जाती है, इसलिए स्विट्जरलैंड को हम प्रजातंत्र का घर कहते हैं। अब है चतुर्थ इकाई के अंतर्गत जिस देश के संविधान का हमें अध्ययन करना है वो है फ्रांस। फ्रांस की व्यवस्था के अंतर्गत जो पहला चैप्टर है वो है फ्रांस का संवैधानिक इतिहास। ठीक, फ्रांस का संवैधानिक इतिहास। हमने आपको बताया कि फ्रांस में 1789 को क्रांति होती है। इसके बाद यदि समान रूप से हम उस पर प्रकाश डालते हैं, 1791 में एक संविधान बनता है, 1793 में संविधान बनता है, 1795 में संविधान बनता है, 1799 में संविधान बनता है, फिर वहाँ नेपोलियन के द्वारा साम्राज्य स्थापित किया जाता है, वह भंग होता है, फिर गणतंत्र की स्थापना होती है, फिर गणतंत्र भंग होता है, फिर तो इस तरह व्यवस्थाएं वहाँ चलती रहती है, जिसका हम व्यापक रूप से जब अध्ययन करेंगे, फ्रांस को पढ़ेंगे, उस समय हम उस पर विशेष रूप से प्रकाश डालेंगे। लेकिन आज के फ्रांस की जो संवैधानिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था संचालित होती है वो पंचम गणतंत्र जो 1958 में जो संविधान बना था उसी की व्यवस्था के आधार पर संचालित होता है। फ्रांस के संविधान की विशेषताएं। फ्रांसीसी कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री का हमें अध्ययन करना है। उसके अंतर्गत यदि हम देखें तो वहाँ की जो हमारे यहाँ मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद में अंतर किया जाता है उस रूप में इसके बाद हमको फ्रांसीसी व्यवस्थापिका के अंतर्गत अध्ययन करेंगे, जिसको संसद कहा जाता है। उसके भी दो भाग होते हैं, उसके दो अंग हैं, जिसको राष्ट्रीय सभा और दूसरे सदन को
सीनेट कहते हैं। इसके बाद फ्रांसीसी न्यायपालिका, राजनीतिक दल और जो अंतिम है वो है दबाव समूह और अंतिम है स्थानीय स्वशासन। ठीक, तो फ्रांसीसी न्यायपालिका, इस न्यायपालिका की एक और खासियत, विश्व के अन्य देशों में एक हरी न्यायपालिका पाई जाती है, अर्थात प्रशासकीय अधिकारियों के लिए और सामान्य जन के लिए एक तरह की न्यायपालिका होती है, लेकिन यहाँ दोहरी न्यायपालिका पाई जाती है। अर्थात जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए प्रशासकीय न्यायालय की व्यवस्था की गई है और आम जन के लिए सामान्य न्यायालय की व्यवस्था की गई है। जहाँ तक इसके बाद राजनीतिक दल और दबाव समूह, और क्योंकि हम जानते हैं कि आज के प्रजातांत्रिक व्यवस्था में शासन का संचालन यदि करना है तो वह केवल और केवल राजनीतिक दल के द्वारा ही किया जा सकता है। दबाव समूह जो सरकारों पर दबाव बनाकर अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करते हैं वो दबाव समूह होते हैं, और स्थानीय स्वशासन। तो इस तरह आप लोगों को 2020 और 21 के सत्र में BA सेकेंड पेपर तुलनात्मक शासन के अंतर्गत 4 संविधानों का अध्ययन करना है और 4 संविधानों के अंतर्गत इन सभी व्यवस्थाओं का अध्ययन करना है। थैंक्स ऑल, बेस्ट ऑल ऑफ यू।